आप यूएस में आईटी जॉब का सपना देख रहे हो या टीसीएस इन्फोसिस में काम करते हो तो ये H1B का नया नियम आपकी नौकरी तय करेगा। H1B लॉटरी में नाम नहीं आया है तो क्या होगा? टीसीएस इन्फोसिस विप्रो के लिए बुरी खबर है, H1B महंगा हो गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो डायस्पोरा ट्रेड IT 3-in-1 टॉप मिस मत करना। 71% H1B भारतीयों को मिलते हैं, अब क्या होगा? तो ये खबर क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इस खबर के परिचय के बारे में। तो यूएस H1B वीज़ा में प्रस्तावित बदलाव किए गए हैं। परिभाषा इसकी क्या दी गई है? तो यूएस का स्किल्ड वर्क वीज़ा है, ये वर्कर वीज़ा है। IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों के लिए इसको बनाया गया है। हर साल 85,000 वीज़ा की सीमा जो है वो रखी गई है। भारत का हिस्सा अगर हम इसमें देखें तो 71 से 74% अप्रूव्ड एप्लीकेशन भारतीयों के हैं। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो भारतीयों को IT प्रोफेशनल्स और यूएस टेक कंपनियों की रीढ़ की हड्डी जो है वो माना गया है। अगर हम देखें तो H1B वीज़ा क्या है, इसके बारे में हम जानें तो H1B जो है वो यूएस का स्किल्ड वर्कर वीज़ा इसको कहा जाता है। ये अमेरिका का वो वीज़ा है जिसके ज़रिए यूएस की कंपनियां दूसरे देशों से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नौकरियों के लिए जो है वो बुलाती हैं, यानी कि अदर कंट्रीज से जो है वो अपनी कंट्री में नौकरी के लिए जिनके पास हाई स्किल है उनको जो है वो बुलाया जाता है। अगर हम और आसान वर्ड्स में देखें तो ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नौकरी के लिए जो है वो दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये किन लोगों के लिए जो है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जिसके अंदर मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, TCS, इन्फोसिस ऐसी कंपनियों में काम करने वालों के लिए, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर को जो है वो ये प्रोवाइड किया जाता है। इसी के बाद फाइनेंस, रिसर्च और स्पेशलाइज्ड जो जॉब होती है उनमें जो है वो ये दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक शर्त ये रखी जाती है कि ये वीज़ा जो है वो उन काम के लिए प्रोवाइड किया जाता है या फिर उस काम के लिए यूएस में आसानी से जो है वो लोग ना मिलें और आपके पास जो है वो डिग्री हो और हाई स्किल्ड आपके पास हो, तब आपको ये वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम इसकी मुख्य 4 बातों पर ध्यान दें जो H1B वीज़ा के लिए जो है वो की जाती हैं, तो जैसे कि कैंप है, यानी कि हर साल सिर्फ 85,000 वीज़ा ही मिलते हैं, ये इसकी जो है वो शर्त रख दी गई है। अगर हम इसमें समय की बात करें तो पहले जो है वो 3 साल प्लस 3 साल एक्सटेंशन दिया जाता था, यानी कि टोटल 6 साल दिए जाते थे। स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करती है, नौकरी गई तो वीज़ा जो है वो गया, यानी कि यहाँ पर कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर वहाँ की उस कंपनी से आपकी नौकरी जो है वो चली जाती है तो आपका वीज़ा भी जो है वो ख़त्म माना जाएगा। भारतीय कनेक्शन की अगर हम बात करें तो हर 100 में से 71 से 74% वीज़ा जो है वो भारतीयों को ये वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये खबर जो है ये जो है मतलब अभी फ़िलहाल में क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, इसमें जो है वो अब क्यों चर्चा हो रही है इसकी। तो अगर हम इसमें देखें तो भारत के लिए इसमें अगर हम इसकी चर्चा ये देखें कि जो है इस टाइम पे क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है या फिर इस टाइम पे इसमें क्यों इतनी चर्चा हो रही है, तो सबसे इसके 4 इसमें बदलाव किए गए हैं जो 4 पॉइंट में जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के सुझाव, यानी कि यहाँ पर जो लेबर है उसके लिए सुझाव दिए गए हैं, यानी कि वेतन सीमा बढ़ाना ताकि सस्ते श्रम पर जो है वो रोक लगाई जाए, यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। इसी के साथ लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव किया गया है, जैसे कि हाईएस्ट वेज वाले जो को प्राथमिकता दी जाएगी और निचले वेतन वालों की संभावना जो है वो कम यहाँ पर मानी जा रही है। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो है वो इसका असर क्या पड़ेगा इस पर बात करें तो OPT से H1B के जाने के नियम सख्त होते जा रहे हैं। F1 से सीधा ट्रांजिशन जो है वो मुश्किल यहाँ पर बताई जा रही है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि श्रम विभाजन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लियंस चेक करेगा, यहाँ पर जो है वो ये भी बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बदलाव जो है वो प्रस्तावित क्यों है, यानी कि बदलाव क्यों लाए गए हैं। तो अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां बचाना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अदर कंट्रीज़ के लोगों को नौकरी देने से ज़्यादा अमेरिका के जो नेटिव हैं उनको नौकरी देना जो है वो यहाँ पर मकसद बताया जा रहा है। वेतन का दबाव कम करना भी यहाँ पर जो है वो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, जैसे कि कंपनियाँ कम वेतन पर विदेशी लाकर अमेरिकी वेतन जो है वो गिराती थी, यानी कि अमेरिकी जो लोग थे या फिर जो अमेरिकी जो सैलरी का क्राइटेरिया था तो
उससे भी कम क्राइटेरिया में जो है वो अदर कंट्रीज से बुला लिया जाता था, तो जिसकी वजह से कंपनियां जो है वो कम वेतन पर लाकर जो अमेरिकी वेतन का दबाव था या जो उसका क्राइटेरिया था उसको जो है वो लगातार गिरा रही थी। अगर इसका हम देखें तो वीज़ा फ्रॉड को रोकना भी जो है वो इसका एक मुख्य मकसद बताया जा रहा है, यानी कि फर्जी कंपनियां जो होती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं उनका जो है वो मिसयूज यहाँ पर बताया जाता है। इस पर भी जो है वो यहाँ पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत पर जो है वो इसका क्या असर पड़ने वाला है, यानी भारत के लिए ये जो है वो किन किन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा आईटी सेक्टर्स पर, यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों की लागत जो है बढ़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटेगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स पर भी जो है वो इसका असर पड़ेगा, यानी कि यूएस में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना कठिन हो जाएगा। स्टडी टू जॉब की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर टूटती भी दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो रेमिटेंस पर असर दिखेगा, यानी कि भारत आने वाला जो $120 बिलियन है और इसी के $120 बिलियन प्लस डॉलर का जो रेमिटेंस है ये भी इससे प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ पर ब्रेन ड्रेन की जो नीति है वो भी बताई जा रही है, यानी कि होनहार लोग कनाडा, यूके और ईयू का जो है वो रुख कर सकते हैं और इंडिया जो है वो ऐसे ही रह जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंडियन ब्रेन को जो है वो अपनी कंट्रीज़ में ले जाना, इसका जो है वो ये भी इस पर भारत का असर जो है वो ये देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम यूएस पर इसका असर क्या होगा इसकी बात करें तो यहाँ पर टेक कंपनियों पर इसका असर दिखाई देगा, यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन को जो है वो कुशल कर्मचारी, यानी कि जो स्किल्ड जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो कम मिलेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। इनोवेशन की बात अगर हम करें, इनोवेशन क्षेत्र में जो है वो यूएस पर असर देखने को मिलेगा। स्टार्टअप जो है वो इकोसिस्टम धीमा हो जाएगा और 74% H1B वीज़ा जो है वो भारतीय आईटी में है। महंगाई की अगर हम बात करें तो कम श्रम रहेगा, जिसमें सर्विस जो है वो महंगी होगी। तो ये जो है कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो यूएस पर असर जिनका देखने को मिलेगा। अगर हम देखें H1B जो वीज़ा है इसके बदलाव से इंडिया और यूएस के रिलेशन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या इससे जो है वो इंडिया यूएस के जो रिलेशन है वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके जो है वो कुछ सकारात्मक और यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। यहाँ पर फेयर जो ट्रेड है उसकी मांग पूरी की जाएगी। तो यूएस का तर्क यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि कंपनियां जो है वो कम वेतन पर भारतीयों को लाकर अमेरिकी वेतन गिराती थी, अमेरिकी वेतन का जो क्राइटेरिया था वो गिराती थी, लगातार वो कम हो जाता था। तो ये जो नया नियम है इसकी वजह से यूएस को ये लगेगा कि भारत जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मान रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हाई स्किल माइग्रेशन को बढ़ावा यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि वेतन आधारित लॉटरी से सिर्फ टॉप टैलेंट ही जाएगा। इससे ब्रेन ड्रेन की जगह बल्कि ब्रेन गेन की इमेज जो है वो बनेगी कि भारत सिर्फ सस्ता श्रम ही जो है वो नहीं भेजता है, बल्कि अपने जो है वो रूल्स भी फॉलो कर पाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक लिवरेज भी रहेगा, यानी कि भारत बातचीत में कह सकता है हम नियम मान रहे हैं, अब ट्रेड जो है वो डिफेंस की रियायत यहाँ पर दो। ये भी जो है वो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर हम इसके इस पर पड़ने वाले जो नकारात्मक पॉइंट है, यानी कि जो निगेटिव पॉइंट है, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पड़ता है आईटी सेक्टर में तनाव, यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की जो लागत है वो 20 से 30% बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और यूएस क्लाइंट्स को महंगी सर्विस मिलेगी। ट्रेड डिस्प्यूट भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इंडियन डायस्पोरा में जो है वो इसकी वजह से नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। यूएस में 45 लाख भारतीय हैं जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लगेगा कि यूएस अमेरिका फर्स्ट के नाम पर जो है वो भेदभाव कर रहा है। इससे पीपल टू पीपल टाइज जो है वो कमज़ोर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है स्टडी टू जॉब जो पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर टूटेगी, यानी कि हर साल 2 लाख प्लस भारतीय छात्र जो यूएस जाते थे स्टडी के लिए वो ओपीटी से H1B जो है वो मुश्किल होने से यूएस पढ़ाई का आकर्षण जो है वो घटेगा, जिसकी वजह से एजुकेशनल टाइज पर भी जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट पर देखें तो रेमिटेंस और सर्विस एक्सपोर्ट पर भी जो है वो दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि भारत को $120 बिलियन प्लस और रेमिटेंस जो मिलता है जिसमें यूएस का बड़ा हिस्सा है। तो आईटी पीएम से जो है वो 200 बिलियन एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक रिश्ते जो हैं वो फाइनेंशियली जो है वो कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अविश्वास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया जो है वो क्वाड प्लस डिफेंस के साथ हो पर वीज़ा पर यहाँ पर रोक लगाई जाएगी और यूएस जो है वो इमिग्रेशन अलग से मुद्दा यहाँ पर यूएस का यहाँ पर इमिग्रेशन का अलग से मुद्दा देखने को मिल रहा है।
इससे कॉम्प्रिहेंशन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है वो खटास आएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ अन्य मुख्य पॉइंट निकल कर आते हैं, जिसमें कि 3 बड़े क्षेत्र जहां पर असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में जो है वो आईटी एक्सपोर्ट घटेगा, जीसीसी और भारत जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे बड़ी मात्रा में। तो इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सर्विस ट्रेड और WTO जो है वो इसका कीवर्ड है। राजनीतिक पर इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि डायस्पोरा और लॉबी जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस में भी दबाव यहाँ पर दिखाई देगा। कीवर्ड अगर हम इसके देखें तो इंडियन अमेरिका केसेस जो है वो इसके कीवर्ड यहाँ पर रहेंगे। सामरिक असर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें टेक कोलैबोरेशन रहेगा, धीमा AI हो जाएगा और सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्रिटिकल और इमर्जिंग जो है वो इसमें कुछ ये पॉइंट्स देखने को हमें मिलेंगे। इसके बाद अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके पहलू क्या क्या रहने वाले हैं। इंडिया US रिलेशंस में जो है वो इसमें GS2 में ये जो है वो रहेगा और इसके कीवर्ड रहेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ट्रेड टेंशन। डायस्पोरा और माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी GS2 से संबंधित रहेगा और 4.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा जो है वो इन US में रहेंगे। ब्रेन ड्रेन की अगर हम बात करें तो ये GS3 से जो है वो कनेक्ट होगा। ह्यूमन कैपिटल फाइट डेमोग्राफिक जो है वो डिवाइडेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है जो ये पेपर 3 से सब कनेक्ट होगी। सर्विस एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ेगा। ITBM इंडस्ट्री और $200 बिलियन जो है वो यहाँ पर इसके कीवर्ड हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इसमें आगे देखें तो भारत सरकार जो है वो यहाँ पर क्या कर सकती है। भारत सरकार के अंडर कंट्रोल जो है वो यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले है कूटनीतिक बातचीत, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो US से द्विपक्षीय समझौता कर सकती है। कोटा में जो है वो भारत के लिए छूट यहाँ पर मांगी जा सकती है। अगर हम इसमें देखें तो मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर US से टोटलाइजेशन एग्रीमेंट और कंट्री कैप हटाने की मांग जो है वो कर सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्किल इंडिया दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉइंट रहेगा देश में ही हाई पेइंग टेक जॉब्स बनाना, यानी कि इंडिया जो है वो अपनी ही कंट्री में हाईली पेइंग टेक जॉब जो है वो बना सकती है, जिससे GCCS को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर विकल्प बनाना भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, जिसके तौर पर अगर हम मेन पॉइंट देखें जिसका कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE के साथ जो है वो टैलेंट मोबिलिटी पैक्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इसी के साथ घर में अवसर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया प्लस GCC प्लस AI मिशन से रिवर्स ड्रेन को जो है वो बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सकता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव मार्केट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसके तौर पर हम देखेंगे कि जो कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ टैलेंटली जो मोबिलिटी एग्रीमेंट है उस पर ध्यान दिया जा सकता है। रिवर्स ब्रेन की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है, यानी कि रिटर्न टू इंडिया स्कीम स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिन पर भारत गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। इसके बाद अगर हम इसके ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो H1B बदलाव जो है वो भारत और US के आर्थिक रिश्तों की कसौटी है। ये ब्रेन ड्रेन से लेकर ब्रेन सर्कुलेशन की तरफ बढ़ने का भी मौका यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि H1B वीज़ा जो है वो ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन भारत से अगर टैलेंट जाता है तो US को इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो H1B वीज़ा जो है वो बदलाव US इंडिया रिश्तों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है, यानी कि अगर हम इसको इंडिया और US रिलेशन से कनेक्ट करके देखें तो यहाँ पर ये जो है एक चुनौती के तौर पर भी देखा जा सकता है और अवसर के तौर पर भी। अगर हम चुनौती देखें तो IT डायस्पोरा में अवसर है और भारत को खुद हाईली स्किल इकोनॉमी बनने का मौका जो है वो इसके ज़रिए यहाँ पर मिल सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आप US में IT जॉब का सपना देख रहे हो तो TCS इन्फोसिस में काम करते हो तो H1B वीज़ा का नया नियम क्या नौकरी तय करेगा, तो कमेंट में आप इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो 85% कैप 72% भारतीयों का जो एक बदलाव था तो क्या UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम मान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम में हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम का लिंक है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।